ओके, सो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात की हुई है ऑलरेडी, बट ना भी रिसेंट टाइम में जो इंडिया में ये 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, वॉर की वजह से उस पर कोई चर्चा नहीं है, उस पर कोई अपडेट नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, क्योंकि पूरी दुनिया में जो एक बहुत भीषण वार चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो ज़्यादा हाईलाइट और सबका कंसर्न उसी पे है। और जो इलेक्शन हो रहा है, हालांकि ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल इलेक्शन पे चर्चा नहीं है। एक तो जिन स्टेटों में इलेक्शन है, डेफिनेटली उन लोगों का थोड़ा जरूर ध्यान है। जो उन स्टेटों में नहीं रह रहे, तो वो थोड़े से उससे अपने आप को कम दूरी महसूस कर रहे हैं। पर जिन स्टेटों में इलेक्शन है, वहाँ तो हलचल हो ही रही है। और मीडिया में भी मेजर कवरेज तो वॉर की है, पर फिर भी प्रिंट मीडिया में जैसे 1-2 पेज रोज़ जो है, जो जिनका दिलचस्पी है इलेक्शन का, एक आध पेज छपता है। और ऐसे ही जो है, जो अपना सोशल मीडिया है या जो टीवी वगैरह है, उस पर भी कम आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है। डेफिनेटली वॉर ज़्यादा अटेंशन की हुई है। तो उसमें बात यह कि 5 स्टेटों में इलेक्शन है। 5 में असम है, केरला है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है और पुडुचेरी है। तो ये 5 स्टेट का इलेक्शन है। और इसमें जो है 5 स्टेट में ये इलेक्शन जो है, केरला में और असम में और पुडुचेरी में तो 9 नवंबर को पोलिंग हो जाएगी, एक ही फेज में हो जाएगा। सॉरी, 9 अप्रैल को। और जो तमिलनाडु है वो भी एक फेज में होगा, वो उसकी पोलिंग 23 तारीख को है। और वेस्ट बंगाल में जो है 2 फेज में इलेक्शन है, 23 में और 29 में। तो एक फेज 29 को है और दूसरा फेज जो है 29 को है। और जो रिजल्ट आएगा वो 4 मई को सब का कंबाइंड रिजल्ट आएगा। और जो इलेक्शन की नॉमिनेशन की डेट है, जो विड्रॉल की डेट है, जो स्क्रूटनी की डेट है, तो ये सब चीज़ें डेट सब डिक्लेयर हो गई हैं। और ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। और फॉर्मली सबने इनॉग्रल भी सबने अपना घोषणा कर दी इलेक्शन के। क्योंकि फर्स्ट फेज में तो टाइम ही बहुत कम बचा है, 9 अप्रैल को है। और सेकंड फेज में भी थोड़ा टाइम है, 23 और 29 अप्रैल को। तो सब पॉलिटिकल पार्टियां तैयार हो गई हैं। ज़्यादातर सब पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टोज डिक्लेयर कर दिए हैं, अपनी घोषणाएं कर दी हैं। और इसमें ज़्यादातर ओपोजिशन स्टेट में इलेक्शन ज़्यादा है। इन 5 स्टेट में, जैसे आसाम में तो बीजेपी का स्टेट है, और बंगाल में टीएमसी ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है। तमिलनाडु में जो है स्टालिन, जो डीएमके और प्लस कांग्रेस अलायंस, उसकी गवर्नमेंट है। और केरला में जो है लेफ्ट फ्रंट से का जो एलडीएफ जो उनका अलायंस है, उसकी गवर्नमेंट है। और पौंडीचेरी में जो अगेन कांग्रेस बीजेपी प्लस कांग्रेस एनआर एक पार्टी है, उस मतलब मोर और बीजेपी अलायंस का गवर्नमेंट है। तो इसमें बीजेपी को लूज करने के लिए बहुत कम है। सिर्फ बीजेपी को लूज करने के लिए आसाम है, वहाँ इंडिपेंडेंसी है, और एक पुडुचेरी में। बाकी बीजेपी में तो सब जगह जो है ऐसी स्थिति में नहीं है। कुछ ना कुछ बीजेपी का खोने को कुछ नहीं, बीजेपी को गेन ही कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, नुकसान होने के चांसेस कम है। तो ये तो मतलब कि प्रेजेंट सिचुएशन है कि इलेक्शन का ये मामला है। और इलेक्शन जो है मतलब पूरा मामला इस टाइम बिच चुका है। तो ये है। बिल्कुल सर, हमें ये तो समझ में आया कि जो 5 स्टेट में इलेक्शन है, इन पे क्या अपडेट है। पर सर एक चीज़ और आती है कि ये जो वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, जो वॉर वाली चीज़ें हैं, इसका क्या असर पड़ रहा है इन इलेक्शन पे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। पहले तो एक्चुअली इलेक्शन 5 स्टेटों का है, तो इसमें 800 से ऊपर की असेंबली सीटें इंक्लूड है। 824 सीटें तकरीबन कुल मिला के उन पे है। तो 824 का एक बहुत बड़ी संख्या होती है। 824 एमएलएज का भाग्य इसमें लिखा जाएगा, 5 स्टेटों का फ्यूचर लिखा जाएगा। और इलेक्शन में तो हर मुद्दे पे का असर होता है। कुछ लोकल इशू होते हैं, कुछ स्टेट के होते हैं, और कई बार नेशनल इश्यूज भी आते हैं। तो हर पार्टी अपने अपने मुद्दे पे है। जैसे महंगाई का है, बेरोजगारी का है, फिर जैसे भावनात्मक मुद्दे भी हो जाते हैं कि बीजेपी जैसे धर्म का मामला उठाती है, तो इस तरह के मुद्दे भी हैं। तो इस बीच में जो ये नई वॉर छिड़ गई है, तो एक नया एंगल और जुड़ गया है। और वॉर को भी 1 महीना हो गया है। तो वॉर का असर, अगर मान लो ये वॉर ज़्यादा लंबी चलती है, जिसकी उम्मीद लग रही है कि
कल जो है अमेरिका ने फिर कह दिया कि हम अपने सैनिक उतार रहे हैं, मेरीन जो है सैनिक उतार। तो अगर जो बूट्स ऑन ग्राउंड अगर की सिचुएशन आ गई तो वॉर जो है और लंबी खिंच सकती है। तो वॉर का असर क्या होगा कि हालांकि जो बीजेपी है उसको काफ़ी कंट्रोल कर रखा है कि अभी महंगाई को नहीं बढ़ने दिया, गैस की और पेट्रोल की कीमत, गैस की थोड़ी बहुत बढ़ी है पर अभी पेट्रोल की और उसकी कीमतों को बढ़ने नहीं दिया। और जो कटौती भी दी है तो 10 रुपये कटौती दी है तो गवर्नमेंट ने अपना टैक्स कम कर दिया पेट्रोल और डीजल पे कंपनियों को, पर पब्लिक पर असर नहीं आने दिया क्योंकि ये 5 स्टेट का इलेक्शन भी उनको सिर पे नज़र आ रहा है। तो पर अगर ये महंगाई को मान लो कंट्रोल भी कर लेते हैं, अगर ये गैस की किल्लत और पेट्रोल की डीजल की किल्लत या जो एनर्जी की किल्लत बढ़ गई और लोगों में संतोष हुआ तो ये मामला भी इलेक्शन के मूड में जुड़ जाएगा। क्योंकि पोलिंग के डेट्स आते आते अगर कोई इस तरह की अगर महंगाई और या किल्लत हुई तो डेफिनेटली अब लोग रीज़न नहीं देखते, लोग ये देखते हैं कि इस चीज़ की दिक्कत होगी तो गवर्नमेंट पे एंटी इनकम्बेंसी पर असर आ सकता है। तो उसका मतलब कि कितना असर रहेगा ये तो भी कहना मुश्किल है, पर हर चीज़ का इलेक्शन में असर होता है। और इलेक्शन के जब तक पोलिंग नहीं होती आखिरी दिन तक कोई क्या घटना घट जाए क्या नहीं घट जाए, कई बार लोकल घटना घट जाती है उसका असर आता है, कई बार लोकल स्टेट वाइज घटना घट जाए उसका असर आता है, और कई बार इंटरनेशनल मसले होते हैं उसमें हमारी गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, हमारी गवर्नमेंट की क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या हमारी गवर्नमेंट की वजह से दिक्कत है, उन सब चीज़ों का असर भी आ ही सकता है। तो ये है। बिल्कुल। तो सर ये तो है, पर जैसे ये जो स्टेट में हमारे 5 स्टेट में इलेक्शन है इस पे बंगाल पे भी ज़्यादा हाइप आ रही है और बाकी स्टेट की भी क्या पोजीशन है सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो उसमें स्टेट वाइज अलग अलग इशू है। बंगाल का आप ठीक कह रहे हो कि एक्चुअली क्या है कि इस 5 में जो है बंगाल सबसे बड़ा स्टेट है और वो लंबे टाइम से वहाँ ममता बनर्जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और तमिलनाडु उसके बाद दूसरा नंबर पे है, असम और केरला थोड़े से कंपेरेटिव छोटे हैं, और पौंडीचेरी तो बहुत ही छोटा राज्य है। तो बंगाल में जो है उसका असर इसलिए है कि बंगाल जो है उसमें लंबे टाइम पहले तो कम्युनिस्टों का शासन रहा, वो तो ममता जी ने 2011 में उसको उखाड़ फेंका। अब ममता है और वहाँ ममता और बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट 4 हैं, पर मुख्य जो उसमें वहाँ पर मुकाबला जो है वो टीएमसी में और बीजेपी में है। कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट है वो तो तकरीबन ना के बराबर है, बहुत कम हाशिए पे चलेगी, उनके दोनों को मिलाऊंगे तो मेरे ख्याल 8-10% से ऊपर दोनों की वोटिंग बनेगी नहीं। तो मेन मुकाबला वो है, और बीजेपी इस बार बहुत एसर्ट कर रही है कि हर हाल में ममता को का डिफीट करना है और ममता को हराना है, और जो शासन होता है उसकी एंटी इनकम्बेंसी भी कई बार होती है जिसकी रूलिंग होती है, तो बीजेपी हर हाल में उसको कर रही है। और वहाँ पर SIR का जो मामला है वो बहुत तूल पकड़ा, जो उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो की है उसमें, उसके बहाने 60 लाख वोट जो है अभी तक फैसला नहीं हो पाया कि वो हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी। इलेक्शन कमीशन ऐसा लगता है हड़बड़ाहट में है, उसने इलेक्शन अनाउंस कर दिया पर पहले वोटिंग लिस्ट जो है उसको ठीक से दुरुस्त नहीं कर पाया। 60 लाख लोगों के वो अभी भी सिर पे तलवार अटकी हुई है कि वोटिंग लिस्ट शायद वो आज कल में फाइनल लिस्ट आएगी। तो 60 लाख, हालांकि इलेक्शन कमीशन तो क्लेम कर रहा है कि मैंने सॉर्ट आउट कर लिया, पर 60 लाख वोटों पे अभी भी अनिश्चितता बनी कि ये वोटर रहेंगे नहीं रहेंगे, उन पर सस्पेंस बना हुआ है, और वो कम से कम 8-10% वोट हो जाता है। तो किसी भी स्टेट में इतना बड़े वोट पे अगर ये फैसला ही ना हो पाए तो बहुत है। और दूसरा बीजेपी का जैसे ट्रेंड है वो हिंदू मुस्लिम इशू पे करने के बात है, तो इसमें कोई शक नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी गेन तो करेगी, पर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट शायद टीएमसी की बने, अभी तक ऐसा लगता है। बाकी इतनी जल्दी अभी कुछ कहना बहुत अर्ली है क्योंकि अभी इलेक्शन की शुरुआत है। हम दूसरे बार जब काउंटिंग के टाइम या जो पोलिंग के टाइम के आसपास हम वीडियो बनाएंगे तब उसमें हम और क्लियर कुछ पोजीशन बताने की पोजीशन होंगे। हाँ, और तीसरा जो है वो इलेक्शन कमीशन का मामला तो सबके सामने है ही कि उसकी जो साख है बहुत संदिग्ध है। वो लगता है कि जो है मतलब कि ये नहीं पता कि बीजेपी कितना जो पर्दे के पीछे खेल है वो पैसे फेंकने का है, बांटने का है इलेक्शन कमीशन का। हालांकि इस बार बंगाल इलेक्शन में एक और डेवलपमेंट हुई कि ममता जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, और पहली बार कोई चीफ मिनिस्टर खुद, वो एक्चुअली वकील भी है ममता बनर्जी,
तो अपना वकील का कोट पहन के मतलब उसे खुद सुप्रीम कोर्ट में अपनी वकालत करने के लिए, अपनी पक्ष रखने के लिए पहुंची। और सुप्रीम कोर्ट भी उससे इम्प्रेस हो गया, उन्होंने वहाँ पर पूरे उसमें इलेक्शन बंगाल में वो नियुक्त कर दिए, क्या नाम है, मैंने जुडिशियल ऑफिसर जो जजेस होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट जजेस जिसको जुडिशियल ऑफिसर या जज कोर्ट के जज कहते हैं, वो अपॉइंट कर रखे हैं वहाँ। पर उसके बावजूद भी जो है वो उनका कंट्रोल इतना हो नहीं पा रहा। तो इस हिसाब से तो ये है कि बंगाल की स्थिति तो ये है। और कम्युनिस्टों की सीट मिलनी बहुत मुश्किल है, और कांग्रेस भी बहुत ज़्यादा नहीं देख पाएगी, परसेंटेज वोट तो कम आएगी, पर कुछ पोर्शन है, जैसे मालदा है, मालदा में कांग्रेस की कुछ सीटें आ सकती है, वहाँ मौसम नूर वगैरह जो इलेक्शन लड़ रही है, गनी खान चौधरी का वहाँ होता, तो मालदा में या मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी वगैरह लड़ रहे हैं, तो कुछ सीटें मालदा डिस्ट्रिक्ट में या कुछ मुर्शिदाबाद वगैरह में वहाँ से कुछ सीटें आने की उम्मीद, वो शायद 10 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएंगी, 5-7 पे ही रुक जाएगी। और कम्युनिस्टों का भी यही हाल है, बाकी मुकाबला इसमें रहेगा। असम में जो है मामला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। असम में एक तरफ तो बीजेपी कह रही है कि हेमंत बिस्वा जो पहले कांग्रेस में था वही उनका चीफ मिनिस्टर है, तो बीजेपी तो कह रही है कि हम 3rd टाइम पे आएंगे, पर इधर कांग्रेस भी क्लेम कर रही है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है हेमंत बिस्वा के खिलाफ, बहुत नाराजगी लोगों की, तो इस बार कांग्रेस कह रही है कि हम आएंगे। और उसमें नई खबर एक और आई है कि जैसे इलेक्शन से पहले बीजेपी ने 2-3 बड़े कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर्स को ज्वाइन कराया। एक तो एक्स चीफ थे बोरा, उसको ज्वाइन करा दिया बीजेपी में, एक और सीनियर मेंबर पार्लियामेंट थे, उनको ज्वाइन कराया। तो वहाँ जो है ज़्यादातर सीटें जो बीजेपी के ओरिजिनल वर्कर हैं, मूल वर्कर हैं, उनमें बड़ा असंतोष है। वो कहते हैं कि जो कांग्रेस से आए हैं सब लोग, उन्हीं को सीट दे दी। कम से कम जो 90 सीटों पे जो बीजेपी लड़ रही है, बाकी उसके अलायंस लड़ रहे हैं, उसमें से 28 सीटें कांग्रेस बैकग्राउंड की है। तो वहाँ जो मूल वर्कर आरएसएस का बीजेपी का, उसमें असंतोष है। उसमें मोहन भागवत ने भी एक चिट्ठी लिखी है बीजेपी के खिलाफ, और एक जो पूर्व मंत्री है, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर है और इस टाइम प्रेजेंट सदानंद सोनेवाल जो है, वो उसने भी एक चिट्ठी लिखी है अपने बीजेपी हेडक्वार्टर को, कि भाई जिस तरह से कांग्रेस से आए लोगों का डोमिनेशन बढ़ रहा है असम बीजेपी में, अगर ये बढ़ता गया तो जो बीजेपी का और आरएसएस का वर्कर खुली बगावत कर देगा और काम नहीं करेगा। तो इस तरह का संतोष बीजेपी में, तो देखना पड़ेगा कि असम में क्या होता है। और जहाँ उसमें तमिलनाडु का हाल है, तमिलनाडु में रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, ना उसमें ना तो कांग्रेस का कोई खास स्टेक है, ना बीजेपी का स्टेक है। कांग्रेस जो है वो डीएमके के साथ लड़ रही है, डीएमके ने उसको 28 सीटें दी हैं, और जो बीजेपी है वो एआईडीएमके और उसके कुछ अलायंस है, वो है, उन्होंने बीजेपी को 25 सीटें दी है। पिछली बार बीजेपी की 3-4 सीटें आई थी, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, वहाँ लड़ाई मेन उसकी है। वैसे एज पे डीएमके ही दिख रही है, बाकी इलेक्शन लास्ट मोमेंट जहाँ चलेगा वो बात है। और केरला में जो है वो लड़ाई लेफ्ट फ्रंट की और कांग्रेस के बीच में है। वहाँ बीजेपी सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, सिर्फ एंट्रेंस दिखाएगी। पिछली बार 1 सीट आ गई थी, तो बीजेपी शायद हो सकता है 1-2 सीट खाता खोल ले, अदरवाइज वहाँ लड़ाई तो लेफ्ट फ्रंट और उसमें है। और उसमें जो है कांग्रेस इस बार एज पे दिख रही है, कांग्रेस का जो यूडीएफ है वो ज़्यादा दिख रहा है, मतलब वहाँ उम्मीद ज़्यादा है कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने की। और पुडुचेरी में भी वो 33 क्या नाम है सीटों की असेंबली है, जिसमें 30 सीट पे इलेक्शन होना होता है, तो वहाँ बहुत कम मार्जिन रहता है। वहाँ फिलहाल तो बीजेपी और जो एनआर कांग्रेस है उसका वो है, और वहाँ फ्रंट में जो कांग्रेस और डीएमके का है, तो वहाँ भी कांग्रेस और कड़ी टक्कर है। तो हो सकता है कांग्रेस डीएमके वहाँ आ जाए। तो मतलब कि 5 स्टेटों में कुल मिला के ऐसा रहेगा कि मामला सारा कड़ा मुकाबला है। पर अभी जो दिख रहा है कि वो जो हमें अभी समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि भाई ये सब इस तरह मुकाबला रहेगा। और बाकी चीज़ें जब इलेक्शन जैसे आगे बढ़ेगा, पोलिंग होगी, पोलिंग के बाद जो एग्जिस्ट पोल आएंगे वो आएंगे, तो उसमें हमें पिक्चर थोड़ी क्लियर दिखेगी। तो और ये सारा इस तरह जो हमारी समझ में है वो मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और मेरी ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। आपका कोई ओपिनियन है आप कमेंट में शेयर कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हो, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।